गंज थाना क्षेत्र में जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें अपडेट आया है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस जवान इलाके में तैनात कर दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से अब तक 12 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। सोमवार रात बच्चों के झगड़े में पत्थरबाजी हुई थी। गंज थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। मौका मुआयना किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अजमेर के गंज से आप देख सकते हैं किस तरीके से छतों पर जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं। जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि बच्चों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसमें बड़े भी शामिल हो गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी माहौल कैसा है और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए? जी बिल्कुल, गंज थाना क्षेत्र की ये घटना है क्योंकि देर रात को लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वाल्मीकि समाज की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई और उसके बाद जो है करीब 1 दर्जन लोगों को डिटेन यहाँ पर किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है, क्यों उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और इतनी छोटी छोटी बात पर ये झगड़ा क्यों बढ़ा। तो इस विषय को लेकर भी है जो गंज थाना पुलिस अपनी जांच में जुटी है। साथ साथ जो इलाका है वहां पर पुलिस को तैनात किया है, जिससे कि जो वहां पर जो है माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे। तो ऐसे में 1 दर्जन पुलिसकर्मी अलग अलग गलियों में मौजूद हैं, क्योंकि ये आप विजुअल में देख रहे होंगे पत्थरबाजी जो रात को हुई थी वो घरों तक पहुंची है और कई मतलब करीब आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो घायल हुए थे। तो ये घटनाक्रम इतनी छोटी बात को लेकर क्यों हुआ, इसे लेकर पुलिस भी समझाइश कर रही है। और अशोक, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ शहर अध्यक्ष जुड़ चुके हैं सोनी साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये कैसा माहौल अजमेर में रमेश जी देखने को मिल रहा है? हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे पर पत्थरबाजी की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से ये अवैध बस्तियां जो बस्ती है जो कि वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके और जो मकान बने हैं उन मकानों में अधिकांश जो है बंगाली और बिहारी लोग रह रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की मांग रही है कि इनकी जांच कराई जाए। ये लोग सब संदिग्ध है और इनमें से अधिकांश बांग्लादेशी हैं, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई जो है उसके उतनी गति से नहीं कर पा रहा, जिसका परिणाम ये निकला कि कल जब वहां पर घरों से पथराव हुआ तब ध्यान में आया कि उन घरों पर की छतों पर हथियार थे, उनके हाथों में तलवारें थी, उनके पास कील लगे डंडे जिस प्रकार से बरामद हुए हैं और पत्थरों का जमावड़ा छतों पर था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात का ये संकेत है कि एक बड़ी जो है साजिश की तैयारी भविष्य में होने वाली थी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन इस पर अपनी जो है गंभीरता से विचार करेगा और विचार करके कार्रवाई करेगा, ताकि इस प्रकार की जो अवैध बस्तियां हैं उनको चिन्हित किया जाए और जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व उनको भी चिन्हित करके और उनको डिपोर्ट किया जाए। रमेश जी, आप कहना चाहते हैं ये इलाका संवेदनशील है? बिल्कुल, ये इलाका चूंकि नागफनी क्षेत्र और जो लौंगे के ऊपर जो पहाड़ियां हैं इन पर जिस प्रकार से पिछले 15-20 वर्षों में चूंकि वहां पर कांग्रेस के पार्षद अधिकांश समय रहे और उन लोगों ने वहां पर उनके सभी प्रकार के जो बाहर से आकर के लोग बचे उनके सभी प्रकार के आईडी कार्ड बना दिए। उनके पास आज वोटर आई कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास सभी जो मूलभूत आइडेंटिफाई कार्ड है वो सभी उनके पास है। और वहां उनको जिस प्रकार से सुविधा दी गई, वहां बिजली, पानी, सड़क, उन पहाड़ी की चोटी पर आप देखेंगे तो आलीशान बंगले उनके बने हुए सरकारी जमीनों पर। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की मंशा सदैव रही है तुष्टीकरण की, उसके चलते ये हो पाया और बहुत विस्फोटक स्थिति भविष्य के लिए हो। रमेश जी, अभी सत्ता में आप लोग हैं, पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ना आपको लगता है सही होगा? नहीं, इस बार देखिए, चूंकि जैसे ही हमारी सरकार आई है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी ने इस पूरे क्षेत्र की लगभग ये 700 बीघा जमीन है, इस पूरी 700 बीघा जमीन का जो है, चूंकि हमेशा जो है ये असामाजिक तत्व और अतिक्रमणकारी इनको इस बात का बेनिफिट मिलता था कि जहां पर वन विभाग, नगर निगम और नगर सुधार न्यास तीनों की सम्मिलित भूमि जिसकी तरमीम नहीं हुई थी, लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने इस बार आते ही सबसे पहले जो है इसकी तरमीम करने के लिए कहा है और उसके साथ ही जो बांग्लादेशी है उनकी चिन्हित करके लगातार कार्रवाई जारी है और अब तक लगभग 16 लोगों को जो है चिन्हित करके उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद हम इस बात के लिए बिल्कुल प्रयासबद्ध हैं कि इन पर कहीं ना कहीं इन गतिविधियों पर अंकुश लगे। आप कहना चाहते हैं जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद जो है आपको ये पता चला कि ये इलाका संवेदनशील है, यहाँ पर एक बड़े हमले की शायद तैयारी हो रही थी। 1 साल से ज्यादा का समय सर बीत चुका है बीजेपी को सत्ता में आए हुए। ऐसे में अगर कांग्रेस पर आप ठीकरा फोड़ेंगे फिर जनता ये कहेगी कि आपको क्यों सत्ता में बिठाया हमने। नहीं, देखिए, मैं निश्चित रूप से मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये एरिया कोई 1 साल के अंदर इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनी है। यहाँ पर 20 साल हो गए। मैं जब पहली बार इस क्षेत्र से लगभग 2000 में मैं पार्षद था, तभी अवैध बस्तियां वहां नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर लगातार जो मैंने बताया कि कांग्रेस के पार्षद वहां पर उनका रहना हुआ लंबे समय तक,
उन लोगों ने इनको बचा करके और इनके सारे आइडेंटिफाई बना करके और सारी सुविधाएं उनको मैं जिस उम्मीद प्रकार से करती दी हूँ है। रमेश जी, आपके पास बाकायदा एक पूरी लिस्ट होगी और इस लिस्ट पर कार्रवाई भी आगामी दिनों में की जाएगी। जैसा आप कह रहे हैं कि निगम के अधिकारी और अन्य अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, देखना होगा उन अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संवाददाता अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, ये बेहद ही हैरान करने वाला बयान रमेश सोनी जी की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की कारगुजारी ऐसी रही है जिसकी वजह से ये अवैध बस्तियां यहां पर हो गई। आप बताइए कब से मकाने बने हुए हैं वहां पर? बिल्कुल, ये जरूर कहा जाएगा कि ये अलग सा ही बयान आया है, क्योंकि सरकार में जो है लगातार दोनों सरकारें यहाँ पर रही है। 20 साल की बात करें तो बीजेपी की सरकार भी यहाँ पर रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, पार्षद भी जो है बीजेपी के भी यहाँ रहे हैं और कांग्रेस के भी रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि केवल एक सरकार ने ही या तुष्टिकरण किया हो या फिर ये किया हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो हर सरकार के दौरान, हर पार्षद कार्यकाल के दौरान यहाँ पर पहुंची है। और इसी कारण से जो है छोटी छोटी बस्तियां जो है वो बड़े बड़े घर कॉलोनियों में तब्दील हो गई। पूरी पहाड़ियां जो हैं वो उस पर जो है मकान यहाँ पर बना दिए गए और उसका खामियाजा जो है वो अब भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब जो है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा जो है लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि टीमें गठित की गई है। एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो बांग्लादेशियों पर कार्रवाई कर रहा है, जो घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रहा है। अब तक 16 लोगों को इस मामले में डिटेन किया गया है और उन्हें डिकोड भी किया गया है। तो ऐसे ही कार्रवाई लगातार जारी है। अब जो ये घटना हुई है उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब जो कार्रवाई है वो और तेजी से होगी। पुलिसकर्मी जो है वो लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जो है इस मामले में चलाएंगे। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कितनी कार्रवाई है वो इस दौरान जो है देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस यहां पर अभी भी बरकरार है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शपथ लेंगे। और उससे एक दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें सीएम पद के चेहरे पर मंथन होगा और नाम का ऐलान भी संभवतः किया जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की। और इसके साथ ही आज तरुण चुग, विनोद तावड़े और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा 11 बजे तैयारियों का जायजा लेने के लिए बताया जा रहा है रामलीला मैदान जाएंगे। यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो रामलीला मैदान में मौजूद रहेंगे, जहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली चुनाव का नतीजा आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं। अभी तक दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान ही नहीं हो पाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने साफ कर दिया कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व चेहरे का फाइनल कर देगा कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सुनिए आप। विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के सवाल पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि हम वैसा चेहरा देंगे जो आने वाले 5 साल में दिल्ली की सभी समस्याओं को दूर कर देगा। सुनिए आप बयानबाजियां। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे। आतिशी मार लेना
पूछ रही हैं कि सीएम कौन है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बनी। आप अकेले एक ऐसा उदाहरण है जो कुर्सी पर रहकर भी सीएम नहीं बनी। और मजे की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी। आतिशी मार लेना। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर? तो दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 फरवरी को नई सरकार के शपथ ग्रहण की बात कही जा रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। सीएम की रेस में कई चेहरे। आखिर बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने वाली है, समझिए रिपोर्ट में आप। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली बीजेपी के नेता रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, जो विधायकों के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम की रेस में कई नाम शामिल हैं। रेस में सबसे आगे परवेश वर्मा बताए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट चेहरा हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही परिवार और ससुराल पक्ष का राजनीति से पुराना नाता है। इसमें रेखा गुप्ता भी शामिल हैं, जो महिला हैं और बनिया समाज से आती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं। पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा हैं और संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में सीएम पद की रेस में मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिरसा का नाम भी रेस में है। प्रवेश वर्मा जाहिर तौर पर इस वक्त दिल्ली सीएम के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात दी है। चुनाव के नतीजे आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने साफ किया कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम फेस को फाइनल करेगा। 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है, उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की कमान किसे मिलेगी ये जल्द तय हो जाएगा। अब देखना है कि बीजेपी दिल्ली के सीएम पद के लिए क्या फॉर्मूला अपनाती है। जिन नामों की चर्चा है उन्हीं में से किसी एक को कुर्सी मिलती है या बीजेपी फिर चौंकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको एक हैरान करने वाली खबर बताएंगे। दरअसल गुजरात के भरूच में एक सिनेमा घर में एक सनकी ने शो के दौरान थिएटर का पर्दा ही फाड़ दिया।
सिनेमा घर में छावा फिल्म का शो चल रहा था। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में एक लड़का फिल्म के शो के दौरान स्क्रीन का पर्दा फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वहां बैठे बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और भारी हंगामे के बीच सिनेमा घर वालों को फिल्म रोकनी पड़ गई। सूचना के बाद वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा के टोरंटो अचबल स्प्रिंग पहली बार सूख गई है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद ये चश्मा अब तक कभी नहीं सूखा था, ऐसा बताया जा रहा, लेकिन इस साल बेहद कम बर्फबारी और बारिश के कारण पानी का संकट गहराने लगा है। कश्मीर घाटी में इस साल अब तक बहुत कम बर्फबारी और बारिश हुई है, जिससे जल संकट के हालात पैदा हो गए हैं। अनंतनाग जिले में ऐतिहासिक अचबल चश्मा पहली बार पूरी तरह सूख गया है। इस चश्मे के सूखने से आसपास के करीब 40 गांवों में पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। जो ये चश्मा है भाग में, ये पूरी तरह से सूख गया है। बदकिस्मती की बात है, हम बदकिस्मती से इसमें तामीर करेंगे। मतलब जहाँ तक एक मैं बताऊँ, जो क्लाइमेट चेंज है, बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिशें नहीं हो रही है, उसकी वजह से ये हो रहा। दूसरा जो है कि हम वाटर बॉडीज को बचाने में खुद भी नाकाम हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक घाटी में लंबे समय से सूखे के हालात बने हुए हैं, जिससे न केवल जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी और फरवरी में अब तक सिर्फ 15% बर्फ और बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे 85% की भारी कमी बनी हुई है। करीब 40 गांवों में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। इस साल फरवरी में कश्मीर घाटी में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है, जो चिंता का विषय है। 10 दिनों से अगर आप देखेंगे तो गर्मी बहुत है, और पिछले साल भी ऐसा ही हाल था कि जनवरी में बारिश पड़ी ना फरवरी में, और उसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ज़्यादा हुई। और इस वक्त अगर आप देखेंगे, अब ग्लेशियर्स में उतना वो सोर्स, उतना ये पानी नहीं है, और विद द रिजल्ट उससे क्या हो कि जो आपका जो एरिया है वो ड्राई हो चुका है। घाटी में दिन का तापमान लगातार 3 से 4 डिग्री सामान्य से अधिक रिकॉर्ड होना जल संकट की गंभीरता को दिखाता है। मौसम विभाग और जल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर बर्फबारी और बारिश में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये संकट और भी गहरा सकता है। इस बुलेटिन में तमाम